हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज यूजीसी नेट 7 जनवरी 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं, तो जल्दी से यहाँ पर लाइव आ जाइए। साथ ही एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, जो कहीं भी नहीं है वो हमारे पास है। दूसरी चीज, इनमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट एग्जाम में रिवाइज्ड भी हो जाए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने लिखा जरूर है, बट ये प्रीवियस ईयर नहीं, जनवरी 2025 का पेपर है, 7 जनवरी 2025 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इन क्वेश्चंस के साथ में। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 7 जनवरी 2025 सॉल्व भी करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पैटर्न देखिए एग्जाम का। टाइम स्टार्ट कर रहे हैं अब। नायकों के अनुसार शब्दों का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू न्यायकास वर्ड्स मीन यूनिवर्सल ओनली, यानी केवल सामान्य जाति, केवल विशेष, केवल आकृति, सामान्य, विशेष और आकृति, यानी जाति, व्यक्ति और आकृति, ये सभी को मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। न्यायकास के अनुसार वर्ड्स मीन क्या होता है? यूनिवर्सल, पर्टिकुलर एंड कॉन्फ़िगरेशन, यानी सामान्य, विशेष और आकृति, जाति, व्यक्ति और आकृति। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करना शुरू करें अब। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने और आंसर करिए। अधिसंज्ञान ये ना मेटाकॉग्निशन के बारे में इन्होंने लिखा है कि उसके लाभ क्या क्या है। मेटाकॉग्निशन यानी अधिसंज्ञान के कौन कौन से लाभ हैं। अधिसंज्ञानात्मक यानी मेटाकॉग्निटिव जो मेथड है, शिक्षार्थी को योजना बनाने, निगरानी करने, अपनी स्वयं की प्रगति का मूल्यांकन करने में सहायता करती है। अधिसंज्ञानात्मक पद्धतियां संज्ञानात्मक योग्यता के प्रभाव से कहीं अधिगम के अनुपम योगदान प्रदान करती हैं। अधिसंज्ञानात्मक पद्धतियां शिक्षार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार करने की सहायता करती हैं। और लास्ट वन इज मेटाकॉग्निटिव, जिसे मध्य संज्ञानात्मक कहते हैं। कौशल विद्यार्थी ने जो कुछ सीखा है उसे एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ में स्थानांतरित करने में सहायक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है और ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो मेटाकॉग्निटिव जो मेथड्स हैं, शिक्षार्थी को योजना बनाने, निगरानी करने, स्वयं की प्रगति का मूल्यांकन करने, संज्ञानात्मक योग्यता के प्रभाव से कहीं अधिगम के अनुपम योगदान प्रदान करती है और उनके कौशल यानी स्किल, शैक्षणिक और उपलब्धियों में सुधार करने में भी सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और अगर आपको एग्जाम देना है यूजीसी नेट का तो इन क्वेश्चन के आंसर भी करते जाइए। कोई बात नहीं, खुशी वीडियो विजुअल एक बारी कंफर्म कर दीजिए सबको मेरी वॉइस आ रही है। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जिसे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है GWP यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, यानी ग्रीन हाउस गैसों की उनकी वैश्विक ऊष्मन क्षमता यानी GWP के न्यूनतम से यानी कम से उच्चतम के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ाता है, जो सबसे कम बढ़ाता है उसको सबसे कम पे रखना है और करते करते सबसे हाईएस्ट पे जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 इनके आंसर भी आप लोगों को दिखते जाएंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी पढ़ते जाइए। इन केस अगर क्वेश्चन रिपीट हो तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन पे हमने टिक किया था, क्योंकि अब एग्जाम आने में टाइम नहीं रह गया, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को जितना हो सके याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।
ग्रीन हाउस गैसों का न्यूनतम से उच्चतम अनुक्रम, सबसे अगर हम न्यूनतम की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आती है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैसों को उनकी वैश्विक ऊष्मन क्षमता की न्यूनतम से उच्चतम मान के अनुक्रम में व्यवस्थित करना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, जब समान उद्देश्य और विधेय पद वाले दो तर्क वाक्य गुणवत्ता में सहमत हो परंतु उनकी मात्रा में अंतर हो तो किस रूप में जाने जाते हैं? When two proposition with same subject and predicate terms agree in a quality but differ in a quantity. क्वेश्चन नंबर 4 आंसर देखते जाइए फटाफट। कॉरेस्पॉन्डिंग यानी अनुरूपी, जब एक ही विषय और विधेय पदों वाले दो प्रस्ताव गुणवत्ता से सहमत होते हैं लेकिन मात्रा में भिन्न होते हैं तो उन्हें संगत या कॉरेस्पॉन्डिंग नाम से भी जाना जाता है। अनुरूपी। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है एग्जाम में, आंसर करिएगा। 7 जनवरी 2025 का क्वेश्चन पेपर। इनमें से कौन सा जल गुणवत्ता के रासायनिक प्राचल हैं? लेवल देख लीजिए। एग्जाम का लेवल देखिए। इनमें से कौन सा केमिकल पैरामीटर है ऑफ वाटर क्वालिटी? क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर ए पीएच वैल्यू। पीएच कठोरता, कठोरता हो गई, हार्डनेस हो गई, डीओ हो गई और बीओडी जल गुणवत्ता के रासायनिक प्राचल हैं। तो यहां पर पीएच भी हो गया, कठोर भी हो गया, डीओ यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन भी हो गया, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिसॉल्व यानी ये भी चीज हो गई, यानी ए बी डी ई। भाई साहब ए बी डी ई ये किस में है भाई? ऑप्शन नंबर बी में होना चाहिए। डी आंसर गलत है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसकी पढ़ाई प्राचीन विश्वविद्यालयों में की जाती थी? एंशियंट यूनिवर्सिटी, which of the following subjects were taught in ancient Indian university? करेक्ट आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सी डी एन ई यानी तर्कशास्त्र, लॉजिक पढ़ाया जाता था, चिकित्सा शास्त्र भी पढ़ाया जाता था, दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था। जर्नलिज्म आपको पता है अभी आया है। पर्यावरण विज्ञान, एनवायरमेंटल साइंस के बारे में भी, पहले तो एनवायरमेंट सही होता था तो वहां पे उस टाइम पर इसकी जरूरत नहीं थी, तो उन चीजों को एलिमिनेट कर दीजिए। सही आंसर आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी डी ई। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करना शुरू करिए जिनको भी एग्जाम में मेरिट में आना है। ग्रेट लंदन स्मॉग आपदा का स्मॉग उच्च सांद्रता से बना था। द स्मॉग ऑफ ग्रेट लंदन स्मॉग डिजास्टर वॉज कंपोज्ड ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, किसके कॉन्सेंट्रेशन पर बना था? हाई स्मॉग। स्मॉग किससे बनता है? बस यही चीज पूछी गई है यहाँ पे। जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसके बाद हायर एजुकेशन भी पढ़नी है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बी एंड डी।
बी यानी सल्फर डाइऑक्साइड और डी पर्टिकुलर मैटर जिसे हम पीएम भी कहते हैं। ग्रेट लंदन स्मॉग आपदा का स्मॉग सल्फर डाइऑक्साइड पर्टिकुलर मैटर की उच्च सांद्रता से बना था। लंदन का ग्रेट स्मॉग एक गंभीर वायु प्रदूषण घटना थी। इस समय क्या कर रहे हैं ये लोग, इवेंट्स या जो घटना है जो हजार्ड्स हुए हैं और उनके ईयर वाइज मैचिंग भी पूछ रहे हैं। तो लंदन का ग्रेट स्मॉग 1952 कहां लंदन में घटित हुआ, ईयर याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नीतू थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। अभी मैंने डीआई के क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं क्योंकि डीआई के क्वेश्चंस की लेंथ काफी थी, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर जो है इनको सॉल्व करते जाइए, बाद में हम वो भी आपको सॉल्व करवा देंगे। कैसे सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है जो पहला क्या है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो सही आंसर क्या होगा ये पूछा है इन्होंने, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। किसको लगाना है यहाँ पे, इसको किस में लगाना है, आपका डेसिमल अंक में लगाना है। किस में लगाना है, डेसिमल में लगाना है। तो सबसे पहले जो इजी होगी उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा है 102.3, यानी हमने ऑप्शन बी ले लिया। 102.3 किसमें है आपका 6, बेस क्या है इसका 6। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम कैसे निकालेंगे, सब 0.3 भी है। तो सबसे पहले यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं हम 6 -1 इंटू 3, किसके लिए 0.3 के लिए, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, अब दूसरी संख्या ले लेंगे, लेकिन यहां जैसे कि 0.3 के लिए माइनस किया था, यहां हम 6 की पावर 0 लेंगे, ठीक है। इंटू क्या करेंगे, दूसरे पे नंबर पे क्या है 2, इसको भी क्लोज किया, प्लस अब हमारे सामने दूसरी संख्या क्या है 0, उसके बाद हमारी 0 है, तो फिर हम 6 की पावर 1 लेंगे, इंटू करेंगे 0, फिर ये ब्रैकेट क्लोज। अब हमारी दूसरी चीज क्या आई 1, तो 1 को क्या करेंगे 6 की पावर 2 इंटू 1, ठीक है। अब बस इसी का सॉल्यूशन निकाल लेना है। जैसे 6 की पावर 2 है तो ये कितना निकला 36 निकला, प्लस 36 के बाद यहां 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का किसी भी मल्टीप्लाई करो 0 होगा। यहाँ पे क्या है आपका 2 इंटू 6 की पावर 0, तो यानी 6 की पावर 0 का मतलब होता है वो 1 ही है, तो 2 1 जा 2 लिख देंगे, प्लस यहां पे 3 इंटू 6 की पावर माइनस, तो ये कितना निकलेगा 0.5। बस इनको जोड़ देना है हमें, तो जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 38.5, ठीक है। सेम ऐसे ही जैसे हमने बी का निकाला है, ऐसे ही आपने किसका निकालना है, मान लीजिए 32.6 का हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे 32.6, 6 के लिए माइनस करना है। अब यहां पर बेस देखो, बेस क्या है 16 बेस है, तो क्या करेंगे पहले इसी का ले लेते हैं, 16 पावर माइनस, यहां पर भी माइनस किया था, सेम चीज यहां करेंगे, इंटू करेंगे, पॉइंट कितना था 6, प्लस अब यहां पर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हम लेंगे, दूसरी संख्या है 16, इसकी पावर क्या हो गई हमारी 0, इंटू करेंगे, किसमें इंटू करेंगे 2 में करेंगे, क्यों, क्योंकि दूसरी संख्या है 2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर हमारे सामने दूसरा है 3, अब इसमें क्या करेंगे 16 की पावर लेंगे 1 इंटू क्या करेंगे 3। अब यहां पर क्या आएगा आपका, जोड़ लेंगे 16 की पावर 1 3, तो यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, प्लस यहां हो जाएगा 2, क्योंकि 0 अगर पावर है इसका मतलब होता है 1, तो 2 हो गया, प्लस यहां पर कितना हो गया 0.375। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना निकलेगा हमारा 50.375। सेम ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको पावर लेना बता रही हूं मैं, ऐसे ही सबके पावर लेने हैं।
ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव क्लास चल रही है रहनुमा, बट क्योंकि इस समय टाइम कम है तो मेरी कोशिश ये है कि मैं जल्दी से जल्दी आपको सारी चीजें यहाँ पर बता दूं। तो 38 के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके ये जो हमारी बी निकल आई, हमारी बी और के बाद डी निकल आया। यहां से भी आप इन ऑप्शंस को देख सकते हो। सेम ऐसे ही आपको ये जो आपका बाइनरी डिजिट है, सिंपल सा बाइनरी, अगर आप चाहो तो ये स्टार्टिंग के 5 निकाल सकते हो, बाकी के पॉइंट आप देख सकते हो। अगर स्टार्टिंग के 1 1 1 1 1 निकालोगे तो कितना बनेगा स्टार्टिंग का? स्टार्टिंग का कितना बनेगा? अगर आप वो जो फॉर्मूला आपको बताया था 1 2 4 8 16 कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहां पे आया आपका 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5। टोटल करो इसको, कितना होगा? टोटल करो जरा इसको, कितना होगा? ये होगा 31 पॉइंट समथिंग में। क्यों? क्योंकि अभी हमने 0.11 काउंट नहीं किया इसमें। 0.11 काउंट करेंगे तो सेम है 2 की पावर ऊपर -2 चली जाएगी। ठीक है, जिसकी भी होगी, 16 है तो -1, 6 है तो -1, 2 है तो 2 की पावर -1। तो अब आप देखो, एक संख्या 38 निकल आई, एक निकल आई 31, एक निकली 50, तो नेचुरल सी बात है। अब ये इसका भी सीक्वेंस अगर आपको समझ में आ गया तो समझ जाओगे, ये दूसरे नंबर पे आएगी। दूसरे पे आएगी कि तीसरे पे आएगी, ये देख लो। सेम ऐसे ही सी निकाल लो। अगर यहां पर अगर हम सही आंसर निकालते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर पहले 1 2 3 4 यानी सबसे पहले बाइनरी, फिर ऑक्टल, फिर 6 का बेस आया और लास्ट में 16 का बेस आया। ठीक है, सेम यही तरीका इस्तेमाल करना है जैसा मैंने आपको बताया है। अगर पॉइंट लिखा है, जैसे 0.11 लिखा हो, तो 0.11 लिखा हो तो क्या करेंगे? 0.11 के लिए पहले हम 2 की पावर ले लेंगे, 2 की पावर ले लेंगे, माइनस में इंटू करेंगे 1, क्लोज प्लस, फिर यहां पर दूसरी संख्या ले लेंगे 2 की पावर -1, फिर इंटू क्या करेंगे? फिर हमारे पास 1 है तो पॉइंट निकालने के लिए ऊपर ही हमें जो हमारा स्क्वायर है ना, उसी में ही माइनस करना है हमें। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 करके देखना, सब आ जाएगा। अदरवाइज ये मैं आपको क्वेश्चन भी जो है सेंड कर दूंगी। ठीक है, इसका आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। विथ रेफरेंस टू डिजिटल कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? डिजिटल संचार के संदर्भ में कौन सी चीज सही है? अब देखो कितने लेंथी क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन तो ये है, उसके बाद भी 4 ऑप्शन दिए गए, यानी अल्टीमेटली कितनी ज्यादा यहाँ पर आपको चीजों को पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि यूजीसी नेट पेपर बहुत इस समय जो आ रहा है टाइम कंज्यूमिंग आ रहा है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि स्टार्टिंग की जो आपकी डीआई है वो भी काफी लेंथी आ रही है, टाइम टेकिंग आ रही है, और दूसरी बात ये जो ऑप्शन है वो भी टाइम टेकिंग है। तो सीधे दिखाते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी सी डी ओनली। ठीक है, इन्होंने कहा डिजिटल संचार के संदर्भ में रेडियो प्रसारण स्वचालित प्रकार के ट्रांसमिशन मोड का एक उदाहरण है, ये गलत है। डिजिटल संचार का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। प्रश्नानुसार उनके संदर्भ में सत्य होंगे। कंप्यूटर के साथ संचार करने वाला कीबोर्ड सिंप्लेक्स प्रकार के ट्रांसमिशन मोड का एक उदाहरण है। वॉकी टॉकी अर्ध द्वैध संचरण मोड पर काम करना और टेलीफोन कॉल पूर्ण द्वैध संचरण मोड के उदाहरण है। तो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स है ना, इनसे इस समय क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते जाओ और लास्ट में बताना कि कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। टॉक्सिक सब्सटेंस ग्रुप,
आंसर करिए इस क्वेश्चन का। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रुप ए। ग्रुप ए में क्या आएगा, मानव कार्सिनोजेन, यानी ऑप्शन नंबर, यहां पर सही आंसर है डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन कार्सिनोजेन। समूह बी यानी ग्रुप बी में क्या आएगा, प्रोबेबल ह्यूमन कार्सिनोजेन यानी प्रसामान्य मानव कैंसरजन। ग्रुप सी पॉसिबल ह्यूमन कार्सिनोजेन यानी संभावित मानव कैंसरजन। ग्रुप डी में क्या आएगा, नॉट क्लासिफाइड। नॉट क्लासिफाइड, देख सकते हो इस तरीके के क्वेश्चन इस समय एग्जाम में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन्वायरमेंट भी हम छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट भी कंटिन्यू पूछा जाने वाला पेपर है। क्वेश्चन नंबर 11, एक शिक्षक एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की तलाश कर रहा है जो कई मूल्यांकन उपकरणों के साथ एकीकृत हो सके और छात्रों की प्रगति को यानी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सके। इसके लिए कौन सा जो प्लेटफॉर्म है सबसे उपयुक्त होगा। 7 जनवरी 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर शिफ्ट 1 है आपका। भक्ति ने कहा है, प्रतीक ने कहा है ए, समृद्धि ने भी कहा है ए। लेट्स सी, सही आंसर बिल्कुल सही है मूडल। एक शिक्षक एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की तलाश में है जो कि कई मूल्यांकन उपकरणों के साथ एकीकृत हो सके, छात्र की प्रगति को टैग कर सके। इसके लिए मॉडल प्लेटफॉर्म सबसे उपयुक्त होगा। मॉडल नहीं, मूडल। मूडल MOODLE। अब मूडल का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा, कोई बता सकता है मूडल का फुल फॉर्म? मूडल का फुल फॉर्म कौन बताना चाहेगा? मूडल का फुल फॉर्म भी आ रहा है इस समय एग्जाम में। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात करिए जिसमें आप एवेल्युएशन भी कर सकते हैं, तो मूडल का फुल फॉर्म आता है एग्जाम में। टर्न 10 किसके लिए है? साहित्यिक चोरी रोकने के लिए। ग्रामरली किसके लिए है? साहित्यिक चोरी रोकने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आंसर करना शुरू करें आप। क्यों पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर, क्यों पढ़ रहे हैं भैया? लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो 7 जनवरी। क्या फायदा मुझे इसको करवाने का? इसका फायदा क्या है भाई? हम क्यों पढ़ते हैं? ये शिफ्ट 1 का ये जो पेपर है, लेटेस्ट पेपर आप जो देख रहे हैं, जो इस समय यूजीसी की साइट पर भी नहीं है। क्यों कर रहे हैं भाई? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन रिवाइज्ड होते हैं, यानी कई बार दोबारा फिर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर रिवाइज नहीं हुए तो इनके एक्सप्लेनेशन से तो 100% क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको मिलती है यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। दूसरी बात है आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर है डी, इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी। जिस सीमा तक 2 या 2 से अधिक पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर व्यवहारों के कोडिंग और स्कोरिंग में सहमत होते हैं, वे जो देख रहे हैं और पुनः कोडिंग कर रहे हैं वह अंतर पर्यवेक्षक विश्वसनीयता से संबंधित होगा। इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर करिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13 टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। यहाँ पर स्कॉलर्स दिए गए हैं और उनकी बुक्स दी गई हैं, आपको सिर्फ ये बताना है वो कौन सी बुक से संबंधित है। बौद्धयान, नागार्जुन, ब्रह्मगुप्त या विष्णुगुप्त, और उनके बुक्स। एंशियंट यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आपके सामने। चलिए देखते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बौद्धयान, स्वल्पसूत्र, नागार्जुन, रस रत्नाकर, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मस्पुत्र सिद्धांतिका और विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र से संबंधित है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 अब बताइए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? फिगर एंड मूड। फिगर एंड मूड, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। देखते हैं कितने लोगों को आ गया ये वाला क्वेश्चन।
सभी सोडियम लवण जल में घुलनशील पदार्थ होते हैं। सभी साबुन सोडियम लवण होते हैं, अतः सभी साबुन जल में घुलनशील पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, all sodium salts are water soluble substances, all soaps are sodium salt। तो यहां पर कौन सी चीज है? सोडियम सॉल्ट, सोडियम लवण। जो हमारा मिडिल टर्म कौन सा है यहाँ पे? मिडिल टर्म है सोडियम सॉल्ट्स, दूसरे में भी है सोडियम सॉल्ट। अब यहां पर वो स्टार्टिंग में है, प्रीमाइस 1 में कैसा है? प्रीमाइस 1 में स्टार्टिंग में है ये, और प्रीमाइस 2 में लास्ट में है। तो यहां पर कौन सी आकृति बनेगी? पहले तो ये पता होना चाहिए, इनका मूड बताना है। ऑल लगा है, फिर ऑल लगा है, और फिर देयरफॉर यानी कंक्लूजन भी ऑल है। तो तीनों में ऑल लगा है, यानी हमारी तीनों ही ए होंगी। और अगर स्टार्टिंग में है तो हमारा कौन सा स्टार्टिंग में है? पहले में, और दूसरे में लास्ट में है, तो फिगर 1 बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही है। वेरी गुड भाई, तुम लोगों ने तो सॉल्व कर लिया, आ गया। यानी इसका मतलब है मूड फिगर अगर दोबारा आ जाएगा, कितने लोग कर लेंगे? बहुत सही, बहुत खूब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बताने की जरूरत ही नहीं, आपका आंसर सही है। 15, क्वेश्चन नंबर 15 आंसर करना शुरू करिए। बहुत खूब, सब आ गया आपको। Answer: A fallacy in which an opponent position is depicted as being more extreme or unreasonable than is justified by what was actually asserted is the fallacy of। उस तर्क दोष को हत्या कहा जाता है जिसमें विरोधी की अवस्थिति को जितना अभिकथन उचित ठहराया गया था उससे कहीं अधिक उग्र या अविवेकी दर्शाया जाता है। फिगर 1 बिल्कुल ठीक, उसका फिगर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, अपील टू पिटी, स्ट्रॉमैन, रेड हेयरिंग, अपील टू पॉपुलेंस या एड पॉपुलम जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को दिखाना। सामने वाले की स्थिति को, जैसे पुतला होता है, क्या कहा था कि हमने खेत में पुतला लगाया और वो ऐसा लगाया कि उससे पता चले कि हाँ भाई ये कोई इंसान खड़ा है, जिससे कि वहां की जो खेत की फसलें हैं कोई भी चिड़िया वगैरह खाने ना पाए। तो बढ़ा चढ़ा के बताना, घास की पुतला भ्रम में विरोधी की अवस्थिति को जितना अधिक अभिकथन द्वारा उचित ठहराया गया वह उससे कहीं अधिक उग्र और अविवेकी। कहते नहीं, कई बार ऐसा देख के लगता बड़ा भूत खड़ा हुआ है, वो बनाने की कोशिश की गई है कि भाई इंसान है, और कभी कभी वो ऐसा लगता भूतिया खड़ा हुआ है। वेरी गुड वंशिका, ठीक है बेटा। तो यही चीज है। अपील टू पिटी क्या चीज होती है? अपील टू पिटी कि भैया ये जो है वैसे ही गरीब है, इसको जो है छोड़ दिया जाए। अपील टू पिटी, दया हेतु आग्रह कि अभी इसकी उम्र छोटी है, इसको ये सजा ना दी जाए, तो दया दिखाते हुए उसको भ्रमित करना। स्ट्रॉमैन कि सामने वाले की स्थिति को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। रेड हेयरिंग, मुद्दे से ध्यान भटका दिया। रेड हेयरिंग, मुद्दे से ध्यान भटकाना। अपील टू पॉपुलेंस, जन दृष्टि के लिए आग्रह, यानी जो लोग कह रहे हैं उसको फॉलो करना। गधा भी लगाते हैं, बिल्कुल। या कई जगह पे आपने देखा होगा, घर पे भी कई आपने देखे होंगे मुखौटे टाइप के लगाते हैं, नजर पट्टू जिसको कहते हैं। वो क्या होता है? वो एक तरीके का यही तो है कि नजर ना लग जाए भाई हमारे यहाँ पे। उसको ऐसा बना दिया जाता है कि वो देखने में डरावना लगने लगता है, तोड़ मरोड़ कर। ठीक है, चलो अगला 16 रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको मिलेंगे 30 सेकेंड आंसर करने के लिए। रीजनिंग में तो मुझे नहीं लगता कोई टेंशन होनी चाहिए। लगते है ना जी? भी वही चीज है, बढ़ा चढ़ा के किसी की स्थिति को दर्शाना। अगला क्वेश्चन, एक महिला उत्तर की ओर 100 मीटर चलती है। आपको सबसे पहले डायरेक्शन पता होने चाहिए। पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, उत्तर इधर होगा तो दक्षिण इधर होगा, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ।
एक महिला है, उत्तर की ओर 100 मीटर चलती है, उत्तर की तरह सामने तो 100 मीटर चली, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ी और 50 मीटर चली, फिर वो पुनः अपने बाईं ओर मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। अंत में वो अपने दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़ती है और चलना प्रारंभ करती है। 45 डिग्री का कोण पता होना चाहिए और चलना आरंभ करती है। अब वो महिला किस दिशा में जा रही है? नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट? 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्तर की तरफ 100 मीटर चली, फिर अपने बाईं ओर मुड़ी 50 मीटर, फिर उसने क्या किया, फिर बाईं ओर मुड़ गई और 120 मीटर चली, वहां से 45 डिग्री का कोण किया और चलना प्रारंभ किया। तो कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण पश्चिम की दिशा हो गई, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं इस रीजनिंग के क्वेश्चन को, बहुत आसान सा है। कितने लोग फास्ट स्पीड में सॉल्व करते हैं? लेट्स सी। सबसे फास्ट आंसर, इसके लिए मैं यहां पे टाइम लगा देती हूं जिससे मुझे पता लगे किसने सबसे पहले आंसर किया। क्वेश्चन के साथ लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल के। 17, मेरे को दिख जाएगा पहला आंसर 17 का, जिसने भी पहले कमेंट किया। भक्ति ने सबसे पहले आंसर किया है क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन नंबर ए। फोर लिखा है, ध्यान से देखो जरा, यहां 4 लिखा है, फिर 16 लिखा है, 36 लिखा है, फिर 729। अब यहाँ पे 27 लिखा है, 125 लिखा है, 64 लिखा है, फिर आगे क्या हो गया? 3, 5, 8 आगे संख्या। तो 17 का सही आंसर, वेरी गुड भक्ति, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यानी सबसे पहले 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब हुआ है, सबसे पहले 2 का स्क्वायर हुआ है, 3 का क्यूब हुआ है, 4 का भी स्क्वायर हुआ है, 5 का क्यूब हुआ है, 6 का स्क्वायर हुआ है, 7 का क्यूब हुआ है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 343। क्लैपिंग करनी चाहिए भाई, मोटिवेट करना चाहिए, बहुत सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का फास्ट कौन आंसर करता है। इसमें तो भक्ति ने बाजी मार ली भाई सबसे पहले। अभी आंसर करेंगे। 617 का मतलब है स्वीट एंड हॉट, 735 का मतलब कॉफी इज स्वीट, तो 263 का मतलब है टी इज हॉट, तो कॉफी इज हॉट के लिए कौन सा कोड होगा? वंशिका तुम्हारा आंसर आया 825 पे, भक्ति का आंसर आया 824 पे। मैंने यहाँ पर टाइम स्पैड लगा रखा है जो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पर किसने कितने टाइम पर आंसर किया वो सब दिख रहा है। जैसे भक्ति ने 824, खुशी ने भी 824, जेबी, लेकिन सबसे फास्ट भक्ति का था। ठीक है, शेख, इस्तला शेख 825, 825 सरिता, वंशिका 825। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे। जेबी ने कहा है बी, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर 617 का मतलब है मीठा और गरम, 735 कॉफी मीठी है, 263 चाय गरम है, इसका मतलब है 6 का मतलब होता है गरम, ए का मतलब मीठा, 7 का मतलब क्या होगा? कॉफी होना चाहिए, मीठा गलत लिखा है, और 3 का मतलब है चाय। तो 675 यानी 675 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कॉफी इज हॉट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यूजीसी के अध्यक्ष जो बने हैं, जो चेयरमैन बने हैं, उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है।
चलिए, यूजीसी के निम्नलिखित अध्यक्षों का कालानुक्रम क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले कौन आया? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। सबसे पहले यूजीसी के अध्यक्षों का कालक्रमानुसार क्रम इस तरीके है। माधुरी आर शाह के बाद यशपाल, फिर मनमोहन सिंह, फिर जी राम रेड्डी और लास्ट में अनमैथी एस देसाई। डी आंसर सही है, याद कर लीजिएगा, ये चीज दोबारा भी पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा मंत्रालय का पूर्ववर्ती नाम क्या था? बहुत आसान सा क्वेश्चन, ये तो पूछ लिया इन्होंने। जेबी प्रॉपर दिख नहीं रहा, रिफ्रेश कर लो बेटा, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है काफी लेंथी है, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है डिफर। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतीक ने दिया है सबसे पहले आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय का पहले का नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। 21, अब ये क्वेश्चन देखो जरा सा, मैचिंग है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज और उनकी मीनिंग। चक्रीय विचार मंथन, राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग, चक्रीय विचार, नंबर्ड हेड्स टुगेदर, फिश बाउल और पीयर टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 21, तुक्का मार सकते हो भाई, तुक्का मारने में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप किसी ना किसी ऑप्शन पे टिक जरूर करके आओ जो आपको लग रहा है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। 21 का सही आंसर बी, वेरी गुड भक्ति, सबसे पहले आंसर किया, बी आंसर सही, इसी का ही किया है ना, हाँ 21 का भी क्वेश्चन जरूर लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, राउंड रॉबिन ब्रेन स्टॉर्मिंग किससे संबंधित है? एक छोटे समूह में विषय पर बारी बारी से चर्चा कर, राउंड ही लिखा हुआ है, यानी बारी बारी। नंबर हेड टुगेदर, ये किस में जाएगा? नंबर हेड टुगेदर, भूमिका निर्दिष्ट करना और समूह के प्रतिनिधियों को बारी बारी से बदलना, नंबर हेड टुगेदर। फिर आता है फिश बाउल, फिश बाउल क्या हो गया? केंद्रीय समूह के विचार विमर्श का अवलोकन और श्रवण। पीयर टीचिंग, विद्यार्थियों द्वारा एक विषय को अन्यों को पढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी। 22, जब सड़क पर कोई कार आपके पास से गुजरती है और दूर जाने पर छोटी होती प्रतीत होती है, तो कौन सी घटना आपको यह एहसास कराती है कि वास्तव में कार छोटी नहीं हो रही? वंशिका रिफ्रेश कर लो बेटा स्क्रीन को, जिसको भी प्रॉपर विजन ना आ रहा हो रिफ्रेश कर लीजिए। मुझे लग रहा है थोड़ा मौसम भी बदलेगा अभी, तो उस वजह से भी हो सकता है कि बाहर क्लाउड हो और उसकी वजह से भी थोड़ा इश्यू हो, तो रिफ्रेश कर लो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ट्रांसिटिविटी, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी या सिमिलैरिटी? ट्वेंटी 22 का आंसर सी है, यानी रेणु प्रजापति ने और जेबी ने सही आंसर किया, जूही ने भी सही आंसर किया। अवधारणात्मक स्थिरता, जब कोई कार सड़क से आपके पास से गुजरती है, दूर जाने पर छोटी होती प्रतीत होती है, तो अवधारणा की स्थिरता के माध्यम से एहसास होता है कि वास्तव में कार छोटी नहीं हो रही। 23 क्वेश्चन नंबर, आंसर करना शुरू करें अब। किसके बारे में है? पॉलीमॉर्फिक वायरस, मेटामॉर्फिक वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म।
वायरस से रिलेटेड है ये। अनुश्री ने कहा है क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है बेटा सी। पॉलीमॉर्फिक या बहुरूपी, बहुरूप बहुत सारे रूप हैं, दोहराव के दौरान प्रत्येक प्रति के साथ अपना हस्ताक्षर बदल देता है, पॉलीमॉर्फिक। मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरिक वायरस, ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 प्रत्येक बार दोहराव होने पर स्वयं को पूर्णतया पुनरीकृत करता है, कभी कभी अपने व्यवहार को बदल देता है। ट्रोजन हॉर्स जो कि एक लेक्टिमेट यानी जिसको लगता है कि उपयोगी लगने वाला प्रोग्राम, वैध प्रोग्राम दिखाता है जिसमें हानिकारक प्रोग्राम कोड छुपा होता है। और वॉर्म क्या चीज होती है? वॉर्म एक ऐसा मेलवेयर जो प्रयोक्ता से अंतरक्रिया किए बगैर नेटवर्क के माध्यम से अपनी प्रतियों को प्रसारित करता है। ये यहां पर मैं इसको स्टार दूंगी क्योंकि 100% इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सैंपलिंग से एक क्वेश्चन आपके सामने। ये क्लास कितने बजे तक होगी? तो ये अभी जब तक क्वेश्चंस हो नहीं जाते, अभी 24 पे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। मे बी 15 से 20 मिनट या आधा घंटा लग सकता है इस क्लास को। छिपी हुई आबादी का अध्ययन करने के लिए नमूनाकरण तकनीकों की पहचान करें। अगर हमें ऐसी जो है हिडन पॉपुलेशन की स्टडी करनी है तो हम कौन सी सैंपलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे? क्वेश्चन नंबर 24, करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी, बी एंड डी, स्नोबॉल सैंपलिंग का, और ऑप्शन नंबर डी की इन्फॉर्मेंट सैंपलिंग। स्नोबॉल्स नमूनाकरण और मुख्य मुखबिर नमूनाकरण छिपी हुई आबादी का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त होते हैं। स्नोबॉल गैर यानी संभाव्यता यानी नॉन प्रोबेबिलिटी है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब नमूनों में मौजूद विशेषताएं दुर्लभ और खोजने में कठिन होती है। तो की इन्फॉर्मेंट सैंपलिंग या स्नोबॉल सैंपलिंग, ये दोनों का ही इस्तेमाल होता है। 25 क्वेश्चन नंबर, आंसर करते चलो। हैंड राइटिंग यानी हस्तलिपि संस्कृति, प्रिंटिंग कल्चर यानी मुद्रण संस्कृति, ओरल कल्चर, विजुअल कल्चर। ट्वेंटी 25 का सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी, हस्तलिपि संस्कृति लेखन में इस्तेमाल होगी यानी राइटिंग में, मुद्रण संस्कृति छपाई में यानी प्रिंटिंग में, मौखिक यानी ओरल कल्चर शब्द का अनुभव करने के लिए बोलना, और दृश्य संस्कृति छवियों के माध्यम से स्थानिक समझ बोध। डी आंसर सही है। 26 किस चर के सह परिवर्ती होने का पता लगाने का अध्ययन इनमें से किससे संबंधित है? स्टडी मीन टू डिस्कवर वेदर वेरिएबल कवरी रिलेट्स टू। क्वेश्चन नंबर 26, केस स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल, कोरिलेशनल या आर्काइवल रिसर्च। 26 का सही आंसर कोरिलेशनल यानी से संबंध शोध। किसी चर के सह परिवर्ती होने का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? सह संबंध यानी कोरिलेशनल रिसर्च का इस्तेमाल करेंगे। यह शोधकर्ता द्वारा किसी चर को नियंत्रित या हेरफेर किए बिना उनके बीच संबंधों की जांच करती है। 27 क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है PYQ में, आंसर करिएगा। किसी पाठ के सांस्कृतिक अर्थ को हम किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 27,
जिसको भी आने वाला एग्जाम देना है यूजीसी नेट का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पढ़ लीजिएगा। आएगा या तो यहां पर डायरेक्ट सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है या फिर आपको एक्सप्लेनेशन से आ जाएगा। और जिनको वीडियो अच्छा लग रहा हो भाई लाइक शेयर करते चलेंगे, ठीक है भाई। कल्चरल मीनिंग ऑफ टेक्स्ट इज नोन एज ऑप्शन नंबर सी कोनोटेशन। कोनोटेशन का मतलब है गुणार्थ। किसी पाठ का सांस्कृतिक अर्थ के रूप में जाना जाता है। भारतीय दर्शन के संदर्भ में अर्थ एक पुरुषार्थ है जिसके अंतर्गत वो सभी चीजें आती हैं जो भौतिक धन के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे भूमि, अन्न, सोना, चांदी, रुपए, पैसे आदि। क्वेश्चन नंबर 28, Which of the following are the element of observational learning? अवलोकन करना ऑब्जर्वेशनल आता है, ठीक है। वो एमसीक्यू थे रहनुमा जो कल मैंने करवाए, 100 एमसीक्यूज थे, ठीक है बेटा। लॉजिकल रीजनिंग का मुझे रिवीजन कराना था, इसलिए वो 100 एमसीक्यूज थे। ये क्या है, आपके पेपर 1 के क्वेश्चन है जो पहले पेपर में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं ना, ये उन्हीं में से ही दिए गए क्वेश्चंस हैं, तो इसमें 100 हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, मॉक टेस्ट करवाऊंगी या रिवीजन करवाऊंगी तब 100 क्या 200 भी हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी हमने सी को एलिमिनेट किया हुआ है यहाँ पे। रिटेंशन अवधारणा हो गया, अटेंशन हो गया, उत्पादन यानी प्रोडक्शन हो गया, मोटिवेशन। अवलोकात्मक यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वो लर्निंग है जो दूसरों के व्यवहार को देखने से होती है। यह सामाजिक अधिगम का एक रूप है जो विभिन्न प्रक्रियाओं के आधार पर विभिन्न रूप लेता है, जिसमें प्रतिधारण, रिटेंशन, अटेंशन, प्रोडक्शन और प्रेरणा यानी मोटिवेशन अवलोकात्मक अधिगम के तत्व हैं। 29 क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, जलवायु परिवर्तन। लो भाई मैंने तो आंसर ही दिखा दिया। 29 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के राष्ट्रीय मिशन कितने मिशन है? 8 मिशन है। इन 8 मिशन में कौन कौन से हैं आपको बस यही काउंट करके बताने हैं। अब 8 अगर आपको पता है तो आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आपने कहा सी, बी, सी, ई बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी ओजोन मिशन नहीं है, नेशनल सोलर मिशन है, सी नेशनल वाटर मिशन है और ऑप्शन नंबर ई हरित भारत मिशन है, जबकि नेशनल एयर मिशन भी नहीं है। एलिमिनेट कब आया था? 2008 में आया था राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना। राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय भारत मिशन जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के राष्ट्रीय मिशन है। क्वेश्चन नंबर 30, ये तो उस दिन ही करवाया भैया, ये तो डेली करवा रही हूँ क्वेश्चन, इसका तो आंसर आना चाहिए। आज मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, आज आप बताएंगे इसका आंसर। आंसर करो जरा। 3 दिन से लगातार मैं इसके तरीके बता रही हूं, इसको कैसे सॉल्व करना है। लगातार कंटिन्यू ये क्वेश्चन आ रहा है, लगातार आप देख रहे हो हर एक के क्वेश्चन पेपर में है ये। बताइए इसको कैसे सॉल्व करना, बताया था इसको। 30 का प्रिय भक्ति क्यों नहीं हो पाएगा रेनू? रेनुमा आंसर करो बेटा। इस समय आप लोगों के लिए बात करना बात की बात है, क्वेश्चन को देखना समझना जरूरी है। क्वेश्चन आपके सामने है, तरीका पता होना चाहिए। क्या होगा तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मैंने सिंपल सा आपको बताया हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। क्या बताया है कि ये जो आपका 85 लिखा है, इस 85 में से माइनस कर दो किसको? 7 के स्क्वायर को। 7 का स्क्वायर मतलब कितना हुआ? 49। 85 माइनस कर दीजिए 49। 85 में 49 को माइनस किया, कितना आया?
85 माइनस 49 कितना आया? 36। 36 का स्क्वायर करेंगे कितना हुआ? 6। यानी पहला आंसर जो आपका निकलेगा वो निकलेगा 6। तो यहां सीधा सीधा आपका आंसर तो इसी से ही निकल आया। दूसरा दिया है, मान लीजिए ये तो हमने ए निकाला, मान लीजिए हम बी निकाल रहे हैं, हमारे सामने है 58। 58 ले लो, माइनस कर दो किसको? 3 को। 3 को कले नहीं करना, 3 का स्क्वायर करना है। तो 58 माइनस 3 3 सा 3 का स्क्वायर करा कितने होंगे? 9। तो 58 माइनस 9 करिए जरा, कितना हुआ? 49। अब इस 49 का अंडर रूट निकाल लीजिए, कितना हुआ? 7। तो दूसरा हमारा क्या निकला? 7। यानी 4 3 2 1। सेम ऐसे ही निकालते जाना है। टफ है क्या? ध्यान से देखो, हमने ए को निकाल लिया, बी को निकाल लिया, सी में देखो 113 लिखा है। कुछ नहीं करना भाई, सी को उठाओ, 113 लिख दो। 113 में ये जो 7 पॉपुलेशन मीन है इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे, माइनस करना है। 113 में 7 का स्क्वायर किया कितना हुआ? 49। इन दोनों को 113 में 49 को घटा दीजिए, कितना होगा? 64 होगा। कितना होगा? 64 होगा। बस जो आंसर हो उसका अंडर रूट बना दो। तो 8 8 जा 64 यानी 8, यानी इसका तीसरे का क्या निकलेगा? 8। और 117 मान लीजिए डी है तो फिर से 117 ले लो, यानी जो डिजिट ये लिखी हुई है 117 लिखो, माइनस 6 लिखा है, 6 का स्क्वायर कर दो। अब माइनस करना है 117 में, 6 6 जा कितना हुआ? 36। 6 स्क्वायर का क्या मतलब होता है? 6 इंटू 6 करना है, ठीक है। अगर 6 का क्यूब लिखा है यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 करना है। यहां स्क्वायर है तो 117 में 36 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 81। कितना होगा बेटा? 81 होगा। अब 81 जो निकलेगा, 81 अगर हम किसी का स्क्वायर करेंगे किस में आएगा? 81। 9 9 जा 81। 6 7 8 9। तो हमारा सही आंसर क्या निकलेगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। कंफ्यूजन दूर हो गई? कितनी जल्दी हमने आंसर निकाल लिया? 81 का 9, कितनी जल्दी आंसर निकाल लिया। अगर आप इस तरीके की चीजें देखो, जो चीजें कंटिन्यू एग्जाम में पूछी आ रही है उनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना। ये बहुत आसान है। किसको किसको आसान लगा क्वेश्चन? जरा एक बारी थम्स अप करना जरा। किसको किसको ये क्वेश्चन आसान लगा? बहुत आसान है, सिंपल तरीका मैंने बता ही दिया। जो भी यहां पर ये डिजिट है, फॉर्मूला दिया हुआ है, सिंपल से हमने इस डिजिट में इसका स्क्वायर माइनस करना है, लास्ट में अंडर रूट निकालना है, बस। आ गया ना? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड जॉब। क्वेश्चन नंबर 31 भूलोगे नहीं अब तुम लोग। 31 का आंसर फटाफट फास्ट निकालना है, आंसर करेंगे अब। किसी विशेष संस्कृति के अंदर दृश्य और भाषाई संकेतों के उपयोग का संचालन करने वाले नियमों के समुच्चय को हम निम्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीडिया रूल, टेक्स्ट फ्रेम, टेक्निकल नॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 31 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोड संहिता। किसी विशेष संस्कृति में दृश्य यानी सेट ऑफ रूल गवर्निंग द यूज ऑफ विजुअल लिंग्विस्टिक विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर इज रिफर्ड टू एज कोड। ऑप्शन नंबर डी। 32 Which of the following text reading was identified by Stuart Hall? जल्दी जल्दी आंसर फटाफट आने चाहिए। गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं वो बात की बात है। अभी अपने लिए क्या जरूरी है? क्वेश्चन को पढ़ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आंसर देखिए। स्टुअर्ट हॉल की बात करें तो इसमें क्या आएगा, डी आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, पढ़ना, जटिल पढ़ना, कॉम्प्लेक्स रीडिंग, विपक्षी वाचन करना यानी डी ऑपोजिशनल रीडिंग करना, नेगोशिएटेड रीडिंग करना। क्या क्या चीजें आएंगी, स्टुअर्ट हॉल ने किस पार्ट को पढ़ने की पहचान की, कॉम्प्लेक्स रीडिंग, ऑपोजिशनल रीडिंग, नेगोशिएटेड रीडिंग। 33 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 33, रीता का स्मार्टफोन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सोर्स कोड का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करेक्ट आंसर इज 33 का ऑप्शन नंबर बी, इट इज मेड अवेलेबल टू यूजर। इसे उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सोर्स कोड का सबसे अच्छा वर्णन इसे उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराया जाना है। 34, एजुकेशन से रिलेटेड भारतीय शिक्षा आयोग कौन सा भारतीय शिक्षा आयोग 64-66 यानी कोठारी आयोग का प्रासंगिक अवलोकन था? 64-66 में कौन था? कोठारी आयोग। हम कब का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, याद रखें लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है 7 जनवरी 2025 का, शिफ्ट 1 विद आंसर। और क्या चाहिए भाई? 34 का सही आंसर देखेंगे ए, पिरामिड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। पिरामिड प्रकार के संगठन को समतल संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना। भारतीय शिक्षा आयोग 64-66 जिसे कोठारी आयोग भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा भारत शिक्षा के सभी पहलुओं की जांच करने, शिक्षा का सामान्य पैटर्न विकसित करने, दिशा निर्देशों की सिफारिश करने के लिए स्थापित किया गया। इसके पिरामिड प्रकार के स्थान पर समतल प्रकार ने स्थान लिया था। 35, एनालॉजी से क्वेश्चन। कल आप सोच रहे होंगे मैम एनालॉजी क्यों करवा रहे हैं, तो अब आप खुद देखो कि एनालॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आर्ग्यूमेंट बाय एनालॉजी आर, इसके बाद हम हायर एजुकेशन की थ्योरी क्लास भी लेंगे 9:15 बजे, 9:30 बजे। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। आर्ग्यूमेंट बाय एनालॉजी, सादृश्य द्वारा जो तर्क होता है, प्रियो ने कहा है सी। 35 का सही आंसर है डी, संभावित होता है। सादृश्य द्वारा संभावित तर्क होता है। संभावित मतलब कि अप्रोक्सीमेट या प्रोबेबल। ये क्रिया विशेषण है, जैसे कि संभवतः बारिश होगी, वह संभवतः इसमें भाग लेंगे। सादृश्य उसके जैसा होना, पूरा वैसा नहीं होना। 36, ओ भाई साहब, अब ये देखो नया तरीके का क्वेश्चन है ये। अभी जिन्होंने पहले नहीं देखे हैं क्वेश्चन पेपर, उनके लिए सोचो जरा सा क्या हाल होगा जब ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें क्या होगा, इन्होंने कहा है z यानी मानक सामान्य चर यानी कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की बात की गई, व्यवस्थित करना है। इसमें क्या है p, z का मतलब क्या हो गया, आपको पता है। आप जो आप अपना मोड लेते हो
तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड की अगर हम बात करें 1 और 3 के बीच में आ रहा है, इसमें 1 और 3 के बीच में जेड आ रहा है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जेड कहां पे है, 1 से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में है फ्रॉम द मीन। ये कैसा रेंज होता है, स्मॉलेस्ट। तो नंबर 1 पे क्या आएगा हमारा, यही आना चाहिए। दूसरा है 2 से, ये क्या है, इन्फिनिट। ये क्या बता रहा है कि z ग्रेटर देन 2, ये z जो है या तो इक्वल है या ग्रेटर देन है 2, ठीक है, फ्रॉम द मीन। इसका मतलब है कि ये स्मॉल प्रोबेबिलिटी है, ये भी स्मॉल प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पर दूसरे नंबर पे आपका आ सकता है ये CD हो सकता है, हाँ। और फिर दूसरा हमारा है नेक्स्ट, जो दूसरा हमारा आएगा, बढ़ते हुए क्रम में करना है ना, सबसे छोटा, फिर दूसरे नंबर पे, फिर आया आपका 0, Z1, यानी Z कहां पे कर रहे हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में, 0 और 1 के बीच में। ये लार्जेस्ट है, किसके, इन दोनों से ज्यादा है, इन दोनों से ज्यादा है ये दोनों थी स्मॉल प्रोबेबिलिटी, इसमें है ज्यादा प्रोबेबिलिटी। कहते हैं ना प्रोबेबिलिटी प्लस माइनस +1 या -1 के बीच में होनी चाहिए, तो वही चीज है यहाँ पे। और फिर अगर हम बात करें सबसे हाईएस्ट की, तो इन्फिनिट टू 0, इन्फिनिट टू 0, तो ये कैसी है, सबसे लार्जेस्ट मानी जा सकती है। तो इस हिसाब से CD AB इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है, चलो 36 सही आंसर D। जैसा कि आपको कहा, इन्फिनिट अगर हुआ, यहां से इन्फिनिट हुआ तो ये हाईएस्ट में चला जाएगा। अगर 1 और 3 के बीच में है तो 2 हो जाएगा। 1 मिनट, 1 और 2 के बीच में हुआ तो सबसे पहले इन्होंने इन्फिनिट लिया, ठीक है, D लिया, D नहीं होना चाहिए भाई, पहले 1 मिनट रुक जाओ जरा सा। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट की बात करें तो सबसे पहले C आना चाहिए, D आना चाहिए, A आना चाहिए और B आना चाहिए था। लोएस्ट टू हाईएस्ट की अगर बात करें तो C में हमारा ये आना चाहिए था, C के बाद हमारा ये ऑप्शन गलत है। सबसे पहले हमारा C आएगा, सबसे छोटे से शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले C आएगा, यानी ये 1 और 3 के बीच वाला। फिर हमारा आएगा दूसरा कि 2 और यहां पर इन्फिनिट वाला, फिर आएगा ये वाला, और जो इन्फिनिट से शुरू होगा ये सबसे लास्ट में जाएगा, यानी हाईएस्ट होगा। तो CDAB होगा। इसको ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। सही आंसर, करेक्ट आंसर C है, ये रॉन्ग है, ठीक है। 42 का D नहीं, C होगा। 43 दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये वाला, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। किसी विशेष संस्कृति के अंदर दृश्य भाषाई संकेतों के उपयोग का संचालन करने वाले नियमों के समुच्चय को क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। अभी अभी ये करवाया भी था, दोबारा फिर से, कई बार दोबारा भी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। 44 ये भी रिपीट हुआ है। कॉम्प्लेक्स रीडिंग हमने पढ़ा था, ऑपोजिशनल रीडिंग पढ़ा था, नेगोशिएटिंग रीडिंग। 44D ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये भी रिपीट हुआ है, तो रुक जाते हैं इसको। ये भी रिपीट कर दिया हो भाई साहब, मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिए। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ये तो कर ही दिया। अच्छा हाँ, एक ये क्वेश्चन आप देखिए, नौका की स्थिर जल में गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि वह प्रवाह की दिशा में 26 किलोमीटर और 14 किलोमीटर के विरुद्ध एक ही समय में तय करती है, तो जल प्रवाह की जो गति है वो कितनी होगी। देखो सीधा सीधा इसका आंसर, इन्होंने कहा है स्थिर जल में नाव की गति है कितनी, 10 किलोमीटर। प्रवाह की दिशा में दूरी है 26 किलोमीटर, वापस आती है 14 किलोमीटर। दोनों दिशाओं में यात्रा करने में समान समय ही लगेगा, तो प्रवाह की दिशा में नाव की गति 10 + x, प्रवाह के विपरीत 10 - x। लगाएंगे फॉर्मूला समय का, समय इक्वल टू दूरी बटे गति यानी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
रख देंगे फॉर्मूला यहाँ पे आपका 26/14, 26/10 प्लस एक्स, जाते समय आते समय 14/10 माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे, आंसर निकलेगा 3 किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व करने के लिए स्क्रीनशॉट अगर आप चाहो तो ले लो इसका, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखना, आपको खुद पता चलेगा, सिंपल सा है, फॉर्मूले में लगाया गया। अगला क्वेश्चन एक और देखिए, वॉल्टर जे ओंग द्वारा बताए गए मौखिक विचारों का अंतः संबंधित मनोगतिकी के चरणों का सही है। भगवान, ये वॉल्टर ओंग कहां से ले आई है? साइकोडायनामिक ऑफ वर्बल थॉट कौन सी सिलेबस में है भाई? ये प्रभु मेरे बता दे ये कौन से सिलेबस में है, मेरा तो दिमाग घूम गया इसको देख के। कहां कहां से उठा के दे रहे हैं ये लोग, और किसी भी बुक में नहीं है इसके बारे में। साइकोडायनामिक कम्युनिकेशन बताइए जरा। और हम लोग सोचते हैं कि आराम से जाएंगे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, और सोचो जो क्वेश्चन पेपर ये सॉल्व करके आया होगा उसका क्या हाल हुआ होगा, और फिर मेरिट ज्यादा कर दी इन्होंने। जूही ने कहा है डी, देखते हैं सही है आंसर ए। मौखिक विचारों का अंत, मनोगतिकी के चरणों का सही क्रम। सबसे पहले क्या आएगा? संयोजी, योगात्मक, कनेक्टिव, फिर अग्रेटिव, फिर एक्सटेंसिव, ट्रेडिशनल और क्लोज टू ह्यूमन लाइफ, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक्सेल फॉर्मूला देख लो भैया, ये भी देख लो। इसमें क्या किया गया? यदि प्रकोष्ठ E2 में अगर हम इसकी प्रविष्टि की जाती है, फिर प्रकोष्ठ E3 और E4 में इसकी कॉपी की जाती है, तो प्रकोष्ठ E2, E3, E4 में मान कैसे निकलेगा? एक्सेल का फॉर्मूला, एक क्वेश्चन तो यहां से भी बनेगा ही बनेगा। E2 का फॉर्मूला क्या निकलेगा यहाँ पे? B2 और C2 कितना हुआ? 60। E2 B2 कितना हुआ? 60। कबरुल इस्लाम, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। कितना हुआ? इन्होंने कहा पहला ये जो फॉर्मूला है B2 C2, तो 12 और 5 कितना हुआ? 60। E2 में क्या आएगा? 60 आएगा। तो यहां पर अगर हम उसी हिसाब से लेके चले, फिर प्रकोष्ठ E3 में भी इसकी कॉपी की जाती है। अब सेम चीज की कॉपी E3, यानी यहां पर भी 60 है, इसी की कॉपी यहां पर भी करी गई, यहां पर भी करी गई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राधा। ठीक है ना। एक्सेल में फॉर्मूला ऊपर है आपके सामने। इन्होंने कहा अगर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना, यानी इन्होंने B2 ले लिया और C2 ले लिया, आपस में मल्टीप्लाई किया, आया 60। इन्होंने कहा अगर हम 60 करेंगे, यहाँ पे E2 में सेम कॉपी होनी चाहिए E3 और E4 में, तो सेम कॉपी अगर हम करेंगे तो 60-60। सही है ना भाई? सही आंसर ए, हाँ, ऑप्शन नंबर ए, 60-60-60। चलो भाई, कंप्लीट हो गई अभी क्लास अपनी। 44 क्वेश्चन के अराउंड हमने कर लिए हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमने जो है 40 के करीब कर लिए होंगे, क्योंकि 5 आरसी के क्वेश्चन इसमें बचे हैं और 5 आपके डीआई के क्वेश्चन बचे हैं। बाकी कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे। तो एक तरीके से मान के चलो 40 क्वेश्चन हमने 50 में से सॉल्व कर लिए हैं थ्योरी के। बाकी सपोर्ट करते रहिए गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है सपोर्ट करिए 299 से।
करना क्या है, आप हमें यूपीआई कर सकते हैं, जीपे, पेटीएम या किसी भी यूपीआई से divya.gautam16@OKSBI, जिससे कि हम आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके। और अब इसके बाद होने वाली है नेक्स्ट क्लास, कोशिश पूरी रहेगी कि आपकी कंप्लीट हो जाए 9:15 बजे तक, 9:30 बजे तक की। तो देखते हैं, लेट्स सी कर पाती हूं कि नहीं, बट जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।